नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर लेंगे, जहां पर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 4 प्रांतों में धमाका हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। दूसरी दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रूस का ऐलान हुआ है, जंग ऐलान यहां पर हो गया है। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर बीजेपी का आज अभियान है। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर तो चलिए बढ़ेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के बाद पांचवें दौर के लिए दिग्गजों ने ताबड़तोड़ प्रचार शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी में पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को 60 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए राजनीतिक दिग्गजों ने कमर कस ली है और ताबड़तोड़ प्रचार में जुट गए हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेठी और प्रयागराज में जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बहराइच और बस्ती में प्रचार करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में चुनाव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर सभी दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी लगातार अपनी रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। सीधे जनता से संवाद करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित किया और ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं अब पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज अमेठी और प्रयागराज में जनसभा करेंगे। और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, आज ताबड़तोड़ रैलियां की जाएगी, पांचवें दौर में मोदी की रैलियां यहां पर हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, 27 फरवरी को मतदान होना है पांचवें चरण को लेकर। इसमें सभी जो शीर्ष नेता पार्टी के हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे सपा के हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आरएलडी हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं उनके बड़े नेता जो है आज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं पांचवें चरण के लिए। हालांकि प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रैली करते नजर आएंगे और वो कहीं ना कहीं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। तो शामिल क्षेत्रीय जो बैठक है, पदाधिकारियों की जो बैठक है, वहां पर भी बैठक करते नजर आएंगे। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पे रहेंगे, वहां पर भी पहुंचेंगे और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आज तकरीबन 11:30 बजे वो प्रयागराज पहुंचेंगे, 12:15 बजे, 1 बजे लंका मैदान जो फूलपुर का मैदान है वहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 बजे बाबागंज कुंड में वहां पर भी जाएंगे और 3 बजे सियासीपुर और 4 बजे प्रतापगढ़ में भी पहुंचेंगे, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी भी आज देखिए प्रधानमंत्री प्रयागराज में रहेंगे, दौरा कल उनका रहेगा और फाफामऊ में रहेगा। तो अलग अलग जनसभाएं लगाई गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के जो करीबी हैं सतीश चंद्र मिश्रा सचिव हैं, वो भी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, वहां भी मंडल को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो आज उनके लिए कई कार्यक्रम लगे हैं। बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, ये 3 जगह उनके महत्वपूर्ण दौरे लगे हुए हैं और इसके साथ साथ अयोध्या भी जाएंगे, गोसाईगंज भी जाएंगे, वहां पर भी दौरे करेंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी आज बाराबंकी के दौरे पर रहेंगी, वहां पर भी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आज यूपी के दौरे पे हैं और कैसरगंज बहराइच में जाएंगे, जहां पर 27 फरवरी को मतदान है। तो ऐसे में तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज दौरे करते नजर आ रहे हैं और अपने अपने पार्टी के पक्ष रखेंगे, प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे और तमाम बखान डबल इंजन की सरकार की करते बीजेपी के नेता आएंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका निभा रहे अखिलेश यादव,
प्रियंका गांधी, मायावती, ये तमाम लोग भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे और सरकार ने कितने काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, उसके भी आईना तस्वीर सामने रखेंगे। तो बिल्कुल। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज प्रयागराज में सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट बना रहेगा। बिल्कुल अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने नाटो को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि उनका यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि यूक्रेनी सेना हथियार डाले और वापस चली जाए। इस वक्त यूएन और रूस यूक्रेन के मुद्दे पर मीटिंग चल रही है और ऐसे में पुतिन की कार्रवाई पर जवाबी कदम उठाया जा सकता है और इस बयान के तुरंत बाद ही यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके यानी राजधानी कीव में बड़े धमाकों की रिपोर्ट्स भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रामोतोस्क में 2 धमाके सुने गए। वहीं रूसी सिपाही क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं और बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही तैनात किए गए हैं। पुतिन ने यह भी ऐलान कर दिया है कि यूएनएससी की बैठक के बीच में यह ऐलान किया है कि ये बैठक रूस यूक्रेन तनाव पर ही चल रही है। अब रूस पर कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर जंग का ऐलान रूस ने कर दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। इसके साथ ही रूस जो है वो क्रीमिया के रास्ते घुसने की कोशिश कर रही है यूक्रेन पर और हालांकि रूस की अगर बात करें तो उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन पर उसका कब्जा करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए यूक्रेन में कई जगह ऐसी है जहां पर धमाके सुने गए हैं। अब रूस ने अपनी सेना भी वहां पर भेज दी है। 2 लाख से ज्यादा सैनिक वहां पर भेजे गए हैं। रूस का जंग ऐलान अब सीधे सीधे सामने आ रहा है। अभी तक के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद किसी न किसी तरीके से इस जंग को रोका जा सके, लेकिन अब रूस ने जंग का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कल ही कई टैंक्स जो हैं वो भेजे गए थे और उससे पहले रूस जो है वो कई दिनों पहले से ही युद्धाभ्यास करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो अब तनावपूर्ण नहीं, चिंताजनक नहीं, अब बहुत ही गंभीर स्थिति अब देखने को मिल रही है यूक्रेन में। इसके साथ ही यूक्रेन की अगर बात करें तो कई लोगों ने पलायन भी शुरू कर दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है और रूस ने साफ साफ धमकी भी दी है नाटो देश को कि अगर उसने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 4 प्रांतों में धमाका किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंग का ऐलान कर दिया गया है। अब जो स्थिति है वो काफी गंभीर हो गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में 4 प्रांतों में धमाके सुने गए हैं। रूस का जंग ऐलान सामने आ रहा है। तो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अनुपम जी, रूस का जंग ऐलान अब सामने आ गया है। अभी तक स्थिति तनावपूर्ण थी, चिंताजनक थी, लेकिन अब जो स्थिति है उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कीव समेत 4 प्रांतों में धमाके हो चुके हैं। क्या परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं आने वाले समय में? अनुपम जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगातार आपको ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संयुक्त राष्ट्र परिषद ने एक बैठक इमरजेंसी बुलाई है। यहां पर रूस का जंग ऐलान देखने को मिल रहा है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। काफी गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है और सभी रक्षा विशेषज्ञ की अगर बात की जाए तो सभी का यह कहना था कि अगर ये युद्ध हुआ तो हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ साफ साफ बढ़ जाएंगे और इसके परिणाम काफी गंभीर हो जाएंगे। सिर्फ इन 2 देशों की नहीं, हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो उससे भी हम काफी पीछे चले जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक भी यहां पर बुलाई है।
बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 4 प्रांतों पर धमाका भी हो चुका है। जंग का ऐलान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रूस ने जंग का ऐलान कर दिया है। हालांकि रूस ने यह भी कहा है कि उसका यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 4 प्रांतों में धमाका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। तो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अनुपम जी, कीव समेत 4 प्रांतों में धमाका हो गया है, जंग का ऐलान रूस ने कर दिया है। जी देखिए, स्थिति चिंताजनक है। स्थिति चिंताजनक इसलिए है क्योंकि अभी ये किस स्केल पे हमला हुआ ये देखने वाली बात होगी। अगर स्केल बड़ा है और जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ है तो इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर के हो सकता है नेटो कंट्रीज कोई स्टेप उठाएं। हालांकि यूक्रेन नेटो का भी फॉर्मल सदस्य नहीं है, लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी नेटो के पास है और नेटो ये कभी नहीं चाहेगा कि रूस अपनी हरकतों में विजय प्राप्त कर ले। रूस का जो ये इन्वेजन है, इन्वेजन ही कहेंगे, ये किसी भी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर के अनुकूल नहीं है। ये वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली बात है और आने वाले दिनों में इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर सभी लोगों की अगर माने तो अगर ये युद्ध होता है तो ये युद्ध तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। क्या परिणाम इसके सामने आएंगे जब पूरा विश्व जो है वो एक युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा? देखिए, किसी भी युद्ध में 2 चीजें सबसे पहले सामने आती हैं। एक तो इकोनॉमिक कोलैप्स होती है और अगर बड़ा युद्ध में यह तब्दील होता है तो निस्संदेह पूरे विश्व की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ने वाला है। रूस एनर्जी रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडार अपने पास रखता है और अगर उसके ऊपर तमाम सैंक्शन लगा दिए गए तो इसकी हलचल पूरे विश्व में देखने को मिलेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिका ने और बहुत सारे देशों ने रूस के ऊपर तमाम आर्थिक प्रतिबंध फिलहाल लगा रखे हैं। अब इनका असर आपको दुनिया भर की शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा। तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, निवेशकों के पैसे डूबेंगे और तमाम इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत युद्ध के साथ होती है वो शरणार्थियों की समस्या आती है। अब अगर यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है, लगातार अगर होता रहेगा तो इससे बड़ी तादाद में शरणार्थी यूक्रेन से बाहर निकलेंगे और अन्य देशों की ओर रुख करेंगे, जैसा हम पहले भी मिडिल ईस्ट में और अन्य जगह तमाम जगहों पर देख चुके हैं। अब इन शरणार्थियों की सुरक्षा, इनकी जो जीवन यापन करने की समस्या है, ये बहुत बड़ी आने वाली है। जान माल का नुकसान तो यूक्रेन को झेलना ही पड़ेगा। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये चला जाएगा, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर इसमें अभी आप देख रहे हैं चीन ने किसी भी तरह अपने पत्ते नहीं खोले। अगर चीन खुल करके रशिया के साथ आ गया तो इसको तीसरे विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं, क्योंकि तमाम पश्चिमी ताकतें ऐसी हैं जो कि चीन को भी सबक सिखाना चाहती हैं। तो एक बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है अभी भी समय है कि सबको बातचीत की टेबल पे आना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल अनुपम जी, एक अंतिम सवाल आपसे, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, क्या इसमें निकल के सामने आ सकता है या किन मुद्दों पर विचार किया जाएगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही होने वाली है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर यूक्रेन को कैसे बचाया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल का फिलहाल चेयरमैन भी रूस बनने वाला है और दुनिया ये जानती है कि ऐसे मुद्दे पर रूस अगर सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेगा और रूस ही वहां पर यूक्रेन में एनेक्सेशन कर रहा है तो ऐसे करके हालात बहुत ही डिस्टर्ब होने वाले हैं। तो हो सकता है कि इस बैठक में इस बात के ऊपर भी चिंता जताई जाए, किसी तरह से रूस को समझाया जाए, उसको बातचीत की टेबल पर लाया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत ही जिम्मेदार संस्था है, वो नहीं चाहेगी कि कोई छोटा मोटा हादसा जो है बड़े युद्ध में तब्दील हो जाए जिसमें तमाम देशों को इन्वॉल्व होना पड़े। ऐसे देशों को इन्वॉल्व होना पड़े जिनका कोई मकसद उस इलाके में नहीं है। आप भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, भारत की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन भारत को भी न चाहते हुए इस इन्वॉल्व में किसी न किसी पक्ष का पक्ष लेते हुए दिखना पड़ेगा। तो तमाम प्रॉब्लम्स आने वाली है। सिक्योरिटी काउंसिल इस चीज को इंश्योर करने की जरूर कोशिश करिए, किसी तरह से प्रेसिडेंट पुतिन को बातचीत की टेबल पर लाया जाए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अनुपम जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अंतिम अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वन प्लांट अ डे संकल्प का 1 साल पूरा हो गया और इस अवसर पर आज सीएम शिवराज भोपाल में कई संस्थाओं और
साथियों के साथ वृक्षारोपण करेंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज वृक्षारोपण संकल्प के 1 साल पूरा होने पर अब प्रतिदिन 2 पौधे लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आमजन से भी अपील की है कि आप भी आइए और हर शुभ अवसर पर पेड़ लगाइए। दरअसल 1 साल पहले 19 फरवरी को 2021 के सीएम चौहान ने अमरकंटक में अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ वृक्षारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की थी और हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर परिस्थिति में पूरा किया। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी वो अपने संकल्प को पूरा करने से पीछे नहीं हटे और होम आइसोलेशन के दौरान भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस के गार्डन में नियमित पौधारोपण किया। तो ये भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अपने संकल्प को पूरा करते हुए दिखे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिसमें उन्होंने 1 साल पहले ये संकल्प लिया था कि वो हर दिन एक पौधा लगाएंगे। तो कोविड पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आने के बाद में भी वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे और उन्होंने सीएम हाउस के गार्डन में लगातार पौधारोपित वो करते रहे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि हर एक व्यक्ति को पौधारोपण करना चाहिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प का 1 साल पूरा हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश भर में अब आज पौधारोपण करेंगे। अब प्रतिदिन 2 पौधे लगा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, का पौधारोपण का जो संकल्प 1 साल पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया था वो आज पूरा हो गया है और बीजेपी कार्यकर्ता भी आज के दिन जगह जगह पौधे लगाएंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो पौधारोपण जो अभियान है वो कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में भी इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की तो लगातार मुख्यमंत्री 19 फरवरी 2021 यानी अमरकंटक से इसकी शुरुआत की थी अभियान की और अभियान के तहत मुख्यमंत्री लगातार प्रतिदिन एक जो पौधा है वो लगाते नजर आ रहे थे। बीच में मुख्यमंत्री को कई बार कोरोना संक्रमण भी हो गया, जिसके बावजूद भी मुख्यमंत्री सीएम हाउस में होम क्वारंटाइन रहकर जो पौधारोपण अभियान है उसके तहत जो प्रतिदिन जो पौधा है वो लगाते नजर आए। मगर 1 साल 19 फरवरी को पूरा हो गया है। इसके उपलक्ष्य पर बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनप्रतिनिधि द्वारा जो वृक्षारोपण का जो काम है वो एक बार फिर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां जाते हैं, जहां रात्रि विश्राम करते हैं, सुबह के समय मुख्यमंत्री वहां एक पौधा लगाकर लोगों को संदेश देते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश और देश के जो लोग हैं उनको जो पौधारोपण है वो करना चाहिए। और साथ ही बात की जाए लोगों की तो लोगों के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है पौधा, जिसके चलते लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल और बाकी जो सहयोगी हैं, जो विधायक हैं, उनको भी सख्त लहजे से पहले भी बोल चुके हैं कि पौधा लगाना बहुत जरूरी है। और आज बात की जाए मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पौधा लगाते नजर आएंगी। करीब 11 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और तीनों लोगों के साथ एक बार फिर मिलकर मुख्यमंत्री पौधा लगाते नजर आएंगे। मगर मुख्यमंत्री ने ये संकल्प जो लिया था करीब 19 फरवरी 2021 को कि प्रतिदिन एक पौधा लगाएंगे, मगर अब मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि एक पौधे की जगह वो 2 पौधा प्रतिदिन लगाते नजर आएंगे। तो ये बहुत अच्छा संदेश है आम लोगों के बीच में जा रहा मुख्यमंत्री का। जी बिल्कुल विवेक, पौधारोपण को लेकर एक बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं करते हुए नजर आ रहे हैं, आम जनता से भी अपील कर रहे हैं। कितनी अच्छी पहल इसे कहें अंशुल, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले पौधारोपण अभियान की शुरुआत की थी। और पूरे अन्य राज्यों की अपेक्षा की बात की जाए या देश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो अभियान की जो तारीफ है लगातार होती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले की बात की जाए तो कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की थी और उसमें साफ तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के विकास की बात सामने आई थी उसी प्रकार पर्यावरण को कैसे बचाया जाए इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की थी। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से जो पौधारोपण जो अभियान है वो लगातार मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश में चलाते नजर आ रहे हैं, मगर अब नया संकल्प ले लिया है मुख्यमंत्री ने कि एक दिन की जगह एक पौधे की जगह 2 पौधा वो प्रतिदिन लगाते नजर आएंगे। जी
बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर पर हम आपसे अभी जानकारी लेंगे। बड़ी खबर की ओर करेंगे जहां पर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को कई सड़कों की सौगात देंगे और इस दौरान वो नवीन स्वीकृत मार्गों का कार्य शुरू करने की घोषणा भी करेंगे, जबकि उज्जैन जिले के कई बड़ी सौगातें भी मिल सकती है। आपको बता दें कि धर्मनगरी उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए अभी 6 साल का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले ही शिवराज सरकार और केंद्र सरकार उज्जैन महाकुंभ की तैयारियों में जुटी हुई है और उज्जैन दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 6,447 करोड़ रुपए की निर्मित होने वाली अलग अलग सड़कों के 11 पैकेज का शिलान्यास करेंगे और इस कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। हालांकि सीएम के प्रोग्राम को लेकर आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। और संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ हैं, यहाँ पर बने हुए हैं। जी विवेक, अगर बात करें नितिन गडकरी की, तो आज उज्जैन में वो सड़कों को एक शिलान्यास वहां पर किया जाएगा। आने वाले महाकुंभ की तैयारी 6 साल पहले से सरकार करती हुई नजर आ रही है। बात की जाए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी उज्जैन पहुंचेंगे और उज्जैन के साथ ही मध्य प्रदेश की बात की जाए और खासतौर पे उज्जैन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात देते नजर आएंगे। करीब 6 करोड़ के लगभग की जो राशि की जो सड़क है वो करीब 13 पैकेजों के तौर पर दी जाएगी। करीब 11 सड़क बननी है उज्जैन में, क्योंकि बात की जाए उज्जैन की तो करीब 6 साल बाद उज्जैन में महाकुंभ है और महाकुंभ की तैयारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही की जो तैयारी है बड़ी जोरों शोरों पे शुरू हो गई। तो आज जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे, वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी करीब 11:15 बजे उज्जैन पहुंचेंगे और जो कार्यक्रम है शिलान्यास का उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश के तमाम मंत्रियों की, तो तमाम जो मंत्रिमंडल है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। क्योंकि बात की जाए उज्जैन की, तो जिस प्रकार से उज्जैन को एक बड़ी सौगात मिलते नजर आ रही है, उससे बात की जाए यातायात की और मार्ग की, तो कहीं ना कहीं मार्ग दुरुस्त होंगे और यातायात के जो साधन है वो सुलभ होते नजर आएंगे, जिससे जो आने वाला जो महाकुंभ है जिसमें पूरे देश से जो अब लोग आएंगे उनको कहीं ना कहीं मार्ग अच्छा मिलेगा। और उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन के साथ पूरा मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन होता नजर आएगा। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उज्जैन को सड़कों की सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे रहे हैं। इसके साथ ही आगामी सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों में भी वो जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।